नमस्कार साथियों, भारत देश की आजादी के बाद जितने भी चुनाव देश भर में हुए, आपने किसी भी चुनाव के भीतर चुनाव आयोग की भूमिका यानी इलेक्शन कमीशन की भूमिका को लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनते हुए देखा नहीं होगा। आपने किसी भी चुनाव के भीतर सुप्रीम कोर्ट के फैसले देश के चुनाव को प्रभावित कर सकता है, यह आपने इससे पहले कभी भी इस देश में देखा नहीं होगा। और खास तौर पर जब चुनाव का ऐलान इस भारत देश में हो गया हो, उसके बाद तो बिल्कुल ही चुनाव आयोग की भूमिका और सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस भारत देश की सत्ता, सियासत और राजनीति और चुनाव के पूरे खेल को क्या एक ही झटके में पलट सकते हैं। ऐसी स्थिति इससे पहले इस देश में कभी भी नहीं थी। तो क्या सियासी तौर पर इस देश में जैसे विपक्ष कमजोर पड़ा, और विपक्ष के तौर पर बात करें तो सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी यानी कांग्रेस इतनी कमजोर इस दौर में हो गई कि वह छत्रकों के सामने झुकते हुए और उससे समझौता करते हुए नजर आई। इस भारत देश के छत्रक भी जांच एजेंसियों से डरे, सहमे और सिटके हुए नजर आए। और इसी दौर में सत्ता की ताकत इस भारत देश के भीतर लोकतंत्र के स्तंभों को अपने हथेली पर नसाने लगी। और शायद इसीलिए चुनाव आयोग हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, भारत देश की लोकसभा चुनाव 2024 के एक बहुत बड़ा मुद्दा चुनाव में बन गया। क्योंकि इस देश के भीतर जब आप इलेक्शन कमीशन का नाम लीजिएगा तो चाहे अनचाहे इस भारत देश के लोग जिन्होंने चुनाव आयोग की पूरी कार्यशैली को देखा, समझा, परखा है, तो उनके मन में टीएन शेषन का नाम आता है। टीएन शेषन जो मुख्य चुनाव आयुक्त जब रहे तो उन्होंने न सिर्फ किसी राजनीतिक पार्टी, किसी पॉलिटिशियन, सही मायने में चुनाव के समय हर किसी के लिए एक बराबर की रेखा खींचा। और ये आज भी अब ध्यान दिया जाता है, जब सुप्रीम कोर्ट का इस दौर में आप नाम लेंगे तो लोगों के मन में चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई याद जरूर आ जाएंगे। और लोग यह कल्पना कर ही नहीं पाते हैं कि कोई चीफ जस्टिस रिटायर्ड होने के बाद सरकार द्वारा मनोनीत राज्यसभा के सदस्य के तौर पर रिटायरमेंट के कुछ महीनों के बाद ही चला जाएगा। इसके बाद तो उनके दौर में लिए गए हर फैसले को लेकर के सवालिया निशान लगने लगे और सियासी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी सत्ता द्वारा मैनेज हो सकते हैं, ये सवाल तो जरूर उठने लगेगा। लेकिन आज के दौर में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर न तो टीएन शेषन है और न ही रंजन गोगोई है। इस दौर में सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ साहब है, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब। और उसके बाद दूसरी ओर चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन में चुनाव आयोग की नियुक्ति देश के प्रधानमंत्री खुले तौर पर न केवल कर रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बदल डाला जिसमें यह कहा गया था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए और दिखनी भी चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि 3 व्यक्तियों का पैनल जो निर्धारित करे, उसमें प्रधानमंत्री हो देश के, विपक्ष का एक नेता हो और देश के चीफ जस्टिस हो। लेकिन संसद ने अपनी ताकत दिखाया, देश की सत्ता ने अपने अनुकूल परिस्थितियों की लकीर बना लिया और एक ही झटके में चुनाव आयोग की नियुक्ति देश के प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त उस पैनल में जो एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा, कैबिनेट का मंत्री होगा, उन्होंने वो तय करना शुरू किया। और इस बार चुनाव ऐलान के महज कुछ 30 घंटे पहले ही, जी हाँ, करीब 30 घंटे पहले 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो जाती है देश में, और वो प्रधानमंत्री ने किया और उसके ऊपर विपक्ष के नेता ने आपत्ति जताई। लेकिन कोई मायने इस दौर में नहीं रखता है, संसद से निर्णय लिया गया था तो उसके बाद ये प्रधानमंत्री के द्वारा ये सारा बात था। लेकिन उससे हटके आज एक सवाल है कि इस भारत देश के भीतर हुए चुनाव ऐलान के बाद क्या सच में चुनाव आयुक्त की भूमिका, जो इलेक्शन कमीशन की भूमिका, जो निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए और काफी पारदर्शिता के साथ हर किसी के लिए एक बराबर, कहते हैं ना, खेलने का फील्ड देना चाहिए चुनाव में, वो नहीं मिल रही है। सच में चुनाव ऐलान के बाद एक देश में निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, उसके भीतर वर्तमान सरकार के जो केंद्र में बैठी हुई सत्ता है, उसके निर्णयों पर न केवल उंगली उठाती हुई बल्कि गवर्नेंस के तौर तरीके, उस गवर्नेंस से लेकर के इलेक्शन कराने और चुनाव के पूरी बिसात बिछाने तक को लेकर के पलटने की ताकत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में आकर के अटक गई है। क्योंकि इस दौर में सारे निर्णय, सारे फैसले वो राजनीतिक माने जा रहे हैं। ये सारे सवाल इस दौर में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप भारत देश की राजनीति के पुराने पन्नों को भी अगर पलटेंगे तो देश में चुनाव के समय और खास तौर पर
चुनाव ऐलान के बाद इस भारत देश के चुनाव आयोग हो या फिर देश की सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों ही परिस्थितियों का आकलन ऐसा कभी भी नहीं होता। आप कल्पना कर सकते कि 1975 के दौरान जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी उस समय के प्रधानमंत्री के तौर पे जो फैसला दिया, तो उस समय इंदिरा गांधी चुनाव मैदान में नहीं गई, उन्होंने इस भारत देश में इमरजेंसी ला दिया। लेकिन इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए तो न्यायपालिका मायने नहीं रख रही थी, उस समय मुद्दा इमरजेंसी था और उसी के आश्रय इस भारत देश में राजनीतिक सत्ता पलट गई। अगर आपको ध्यान आएगा तो बफोर्स घोटाला का जो पूरा काल है उसको भी ध्यान दे लीजिएगा। उस दौर में मुद्दा केवल सीबीआई जरूर बनी हुई थी, सरकार जरूर मुद्दा बना, लेकिन उसके निर्णय जरूर मुद्दे बन गए, लेकिन इलेक्शन के समय सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग की भूमिका आपको भी संदेहास्पद और ऐसे फैसलों के आश्रय नजर नहीं आई होगी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सब कुछ देख और कुछ देखना है तो बीते दिनों जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उस दौर में 2G घोटाला और कोयला स्कैम जो हुआ उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में थी। तो वह किस मुद्दे को उठा रही थी? ओसीओजी की रिपोर्ट को उठा रही थी, सरकार पर निशाना साध रही थी। उस दौर में भी इलेक्शन कमीशन या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला नहीं दे रही थी या चुनाव आयोग की भूमिका को उस समय कांग्रेस के भी प्रभावित नहीं किया। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव ऐलान के बाद अगर एक एक करके आप सारी परिस्थितियों को समझेंगे, परखेंगे, तो शायद एक अपने तौर पे एक अलग सा अपील होगा। एक एक बात, एक एक कदम आप बढ़ते जाइए और समझने का एक प्रयास कीजिए कि देश का चुनाव क्यों इस भारत देश के लोकतंत्र और संविधान से लेकर के जुड़ चुका है। जो 2-3 फैसलों का जिक्र इस दौर में खास तौर पर देश के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हुआ, उसमें सरकार का निर्णय, सरकार के राजनीतिक रणनीति और इसी दौर में इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग की भूमिका, इन तीनों को लेकर के सवाल उठा दिया। इन तीनों सवाल के अक्ष तले पहली बार देश में ऐसा लग रहा है कि इस भारत देश में चुनाव जीतने के लिए सत्ता इस भारत देश की व्यवस्था पर हावी हो चुकी है। एक एक मुद्दे को समझे, लेकिन उससे पहले आज जब राहुल गांधी जो है वायनाड के भीतर पहुंचे थे और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया, तो उसके बाद मीडिया के हुजूम ने उनसे पूछा कि आप कुछ बोल दीजिए। उन्होंने केवल 20 सेकंड का समय लिया और खुले तौर पर इस चुनाव के भीतर संविधान, लोकतंत्र और वर्तमान नरेंद्र मोदी सत्ता को कटघरे में इन परिस्थितियों के साथ लाकर खड़ा किया कि दरअसल यह चुनाव क्यों इस दौर में महत्वपूर्ण है। ये जो लड़ाई है, ये जो लड़ाई है, ये लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे। आप ध्यान देंगे तो महज 3 दिन पहले राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में दिल्ली में इसी तौर पे मुद्दा उठा करके इस भारत देश के चुनाव को फिक्स करने का आरोप वर्तमान सत्ता पर लगाया था और वर्तमान सरकार के नुमाइंदे के तौर पर कैबिनेट मिनिस्टर रणदीप खोड़ी इलेक्शन कमीशन भी पहुंचे। उन्होंने क्या कुछ कहा और जो कुछ कहा उसका क्या मतलब मायने थे, उससे पहले एक पल के लिए आप सोच के देखिए कि चुनाव ऐलान के बाद के 3 फैसले, पहला सबसे बड़ा फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इस भारत देश के भीतर में पॉलिटिकल फंडिंग की न केवल कलई खोला, बल्कि नेक्सस कैसे कॉर्पोरेट और सत्ता का काम करता है और चुनाव दर चुनाव या देश ने चुनाव महंगा क्यों होते चला जा रहा और पैसे की जरूरत राजनीतिक पार्टी को क्यों इस दौर में हो रही है और पॉलिटिकल पार्टी उसके एवज में कॉर्पोरेट को क्या कुछ लाभ पहुंचाती है, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा निकलकर इस दौर में सामने आ गया। और उस इलेक्टोरल बॉन्ड को जब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया, उसके बाद भी केंद्र सरकार ने जनवरी और फरवरी के महीने में जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टोरल बॉन्ड जब करार दिया जा चुका था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके बाद भी 8,000 करोड़ से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई ने छाप दिए
क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर की इजाजत थी, क्योंकि पीएमओ की इजाजत थी, और उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया। यानी एक ऐसा पर्चा जो असंवैधानिक है, उसके बावजूद भी वह असंवैधानिक परिस्थितियों भी जारी रही तब तक जब तक उस पर खुले तौर पर रोक लगाने का ऐलान नहीं हो गया। तो क्या यह ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले वर्तमान राजनीतिक सत्ता के माथे पर एक शिकन पैदा करती है? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं, केवल इसी दौर में आप ध्यान देंगे तो ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के भीतर नोटिस चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग से कहा कि वीवीपैट 100% क्यों नहीं हो सकता, आप इसका जवाब दीजिए। और अलग अलग पॉइंट पे 4 मुद्दे सामने रखे कि आखिर वोटर को यह क्यों नहीं है। वह जिसे वोट दे रहा है वह पर्ची देखे और उस पर्ची से निकली हुई पर्ची को वो अपने हाथों और अपने आंखों से देख करके उसके बाद वो बॉक्स में डाल दे। इसके बाद जो है, जो मशीन का शीशा तक बदला गया, उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट में सवाल थे। और जस्टिस गवई ने जो नोटिस भेजा उसका जवाब अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया नहीं। तो कोई भी अगला सवाल कर सकता है, क्या इलेक्शन कमीशन अगर अपना ढीला ढाला रवैया जारी रखा, खास तौर पर सवाल देश में चुनाव का है, सवाल इस देश में लोकतंत्र का है चुनाव के जरिए, और चुनाव में वोट देते समय वोटर के अंदर भी सवाल है और पॉलिटिकल पार्टी के भीतर भी सवाल है। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन है किस लिए देश में? और इलेक्शन कमीशन भी इस देश में टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर ही चलता है, और उसका काम चुनाव के समय कुछ ज्यादा गंभीरतापूर्ण होता है, और जहां पर उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख, अपनी छवि बहुत मायने रखती है। तो क्या इस दौर में वह सब कुछ गायब हो गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से? या इन परिस्थितियों के बीच सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस नहीं दिया तो वह कोई बड़ा फैसला ले लेगा क्या? यह सारे सवाल होते हैं। तो क्या ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पर फैसला भारत देश के चुनाव के भीतर ईवीएम में 100% वीवीपैट की व्यवस्था करा देगी क्या? क्योंकि उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन का तो एक ही सवाल था, क्या काफी समय लगेगा? तो समय का काफी लगेगा तो क्या इसके लिए लोकतंत्र को हाशिए पे ढकेल दिया जाए? ये सवाल कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए नोटिस के भीतर छुपा हुआ तो है जरूर, क्योंकि उस नियम कायदे को बदलने का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और कहा है कि आप जवाब दीजिए जो 2023 में बदला गया था। तीसरी बड़ी बात है कि सियासी तौर पर ईडी का उपयोग देश में, और ईडी के जरिए इस भारत देश में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, विपक्षी नेताओं ने भी सांसदों तक की गिरफ्तारी, और उस पर सुप्रीम कोर्ट के सामने जब वो मामला आया सामने तो उसने जमानत दे दी संजय सिंह को, आम आदमी पार्टी के सांसद को। और ये परिस्थिति इस देश में राजनीतिक तौर पर निचली अदालत और हाईकोर्ट तक बेल संभव नहीं है। आपके मन में ये सारे सवाल यहाँ पर एक उठ सकता है कि हो सकता है राहुल गांधी का मामला भी तो इसी तौर पे निचली अदालत और हाई कोर्ट में खारिज हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब वो मामला पहुंचा तो फिर राहत मिल गई राहुल गांधी को, और एक ही झटके में उनकी सांसदी जो है जो छीन ली गई थी, दिल्ली की सरकारी बंगला जो छीन लिया गया था, वो तमाम सारी चीजें वापस लौटानी पड़ गई वर्तमान सत्ता को। तो क्या सुप्रीम कोर्ट एक मात्र आस और उम्मीद के तौर पर इस भारत देश के राजनीतिक चुनाव के समय सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, और उसका हर फैसला वर्तमान सरकार को डरा रहा है कि हो सकता है, इस बात से कोई देश की जनता इनकार कर नहीं सकती, क्योंकि फैसले दर फैसलों को अगर समझेंगे तो राहुल की सजा वाला मसला नहीं है, इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति भर का मामला नहीं है। दिल्ली सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट ने पावर दिए थे वो पूरे पावर संसद में विधेयक ला करके एलजी को सौंप दिए गए थे। ये कौन से खेल थे? उस दौर को ध्यान दीजिएगा तो शिवसेना को लेकर के, महाराष्ट्र में जो शिवसेना है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने खुले तौर पे कहा था उस राज्य में राज्यपाल की भूमिका असंवैधानिक है। राज्यपाल जो संवैधानिक पद पे है वो राष्ट्रपति का नुमाइंदे के तौर पर किसी राज्य का राज्यपाल होता है, वह भी असंवैधानिक कार्य राजनीतिक सत्ता के लिए कर सकता है क्या? यह तो खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जब मामला गया तो कहा था, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद माथे पे शिकन फिर राजनीतिक सत्ता जो दिल्ली में वर्तमान सत्ता थी उसके माथे पे सिसकने लगी। क्या सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला इस दौर में सरकार को डरा रहा है क्या कि 2024 का लोकसभा चुनाव को लेकर के उसने जो बिसात बिछाई है, उस बिसात का मतलब तो यही होता है कि इस भारत देश की इकोनॉमी फिर से 2025 तक तीसरे नंबर पे हो जाएगी, और उसके बाद 2047 तक भारत देश विकसित हो जाएगा। इन सारे सपनों के आश्रय इस भारत देश में सरकार भी आगे चल रही है, और इलेक्शन कमीशन इस पर चुप्पी भी साधे होती है, सुप्रीम कोर्ट फैसले भी सुना रही है,
और ये सारी परिस्थितियों के बीच देश की जनता कहां पर खड़ी हुई है और उसका अपना वोट कहां पर खड़ा होगा, यह भी इस दौर में सवाल है। जरा इन सारे सवालों के अक्सर एक बात ध्यान दीजिए कि इसके पहले जो बात कह रहे थे कि किस प्रकार से राहुल गांधी ने रामलीला, दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरे चुनाव को फिक्स करार दे दिया, तो उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता और कैबिनेट मिनिस्टर रणदीप हुड्डा पहुंचे इलेक्शन कमीशन कई नेताओं के साथ। बाहर निकल करके उन्होंने क्या कुछ सुनाया, क्या कुछ कहा, ये सारे सवाल उन्होंने कहा, उठाया और ये क्या बोलते हुए किया, ये सारे सवाल इस दौर में कोई मायने नहीं रखेगा। 2-3 दिन पहले की ये बात है जब वो ये ऐसे कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के भीतर जब जाके बाहर आए तो उसके बाद सुनिए क्या कहते हैं। इलेक्शन कमीशन के सामने आज हमने इलेक्शन कमीशन के सामने कई मुद्दे रखे। राहुल गांधी जी ने कई ऐसी बातें की जो अपने आप में बहुत ऑब्जेक्शनेबल है और इनकी अगर इम्प्लीकेशंस देखिए जो उन्होंने कहा वो और भी सीरियस है। उन्होंने कहा कि ये फिक्स्ड मैच है। आप सब क्रिकेट गेम के साथ फेमिलियर है। फिक्स्ड मैच क्या होता है कि अंपायर भी आपका होता है और जो है ना मैच का जो नतीजा है वो पहले से ही तय कर दिया गया हुआ। इन्होंने और क्या कहा कि सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने अपने लोग बैठा दिए इलेक्शन कमीशन में और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बगैर चुनाव जीता नहीं जा सकता। अब श्री राहुल गांधी जी को यह पूछना चाहिए कि जब आपकी पार्टी कुछ ऐसे राज्यों में सफल रही उस समय क्या कोई अलग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें थी? और ये ईवीएम्स की जो बात है ये कई बार उठाई जा चुकी है और इलेक्शन कमीशन ने भी इसका मजाक उड़ाया है और बोला कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है एंड देयर इज नो एविडेंस। ऐसी बात है इस कड़ी के भीतर वर्तमान समय में सबसे बड़ा मामला 2 मुख्यमंत्रियों का जेल में बंद होना भी इस दौर में है। उसमें एक दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हैं और एक झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अब ऐसे में हाईकोर्ट जमानत नहीं देती है तो जाहिर सी मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जैसे एक समय में राहुल गांधी का मामला सुप्रीम कोर्ट गया। तो क्या यह इस बात को माना जाए कि इस दौर में जो कोई भी सुनवाई अदालतों के भीतर होती है उसके भीतर निचली अदालतों में सरकार के अनुकूल की परिस्थितियां हैं, ऊपरी अदालतों में यानी सुप्रीम कोर्ट इस भारत देश में संविधान के हिसाब से व्याख्या करती है तो वो फैसला पलट देती है। तो क्या इस भारत देश के भीतर जो कोई भी निर्णय राजनीतिक तौर पर लिए जा रहे हैं वो कानून संगत नहीं है? ये सारे सवाल इस दौर में किसी के मन में उठ सकता है और आज तो फैसला सुरक्षित रख लिया गया। जस्टिस स्वर्णकाल शर्मा की अदालत ने जो सुनवाई आज हो रही थी उस सुनवाई का एक छोटा सा हिस्सा आपको भी देख लेना चाहिए, जिससे ये बात और स्पष्ट हो जाएगी कि हर फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों इस दौर में मायने रख रहा और इस दौर में इलेक्शन कमीशन की खामोशी सत्ता के अनुकूल क्यों ऐसी लग रही है। क्योंकि दिल्ली के रामलीला मैदान में बाकायदा विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने सारी गुहार तो चुनाव आयोग से ही लगाई थी कि आप ही हैं जो कि हमारा बैंक से जो किया गया उसको आप खुलवा दीजिए, आप ही हैं जो ईडी और सीबीआई जो गिरफ्तारी कर रही है चुनाव ऐलान के बाद उसको आप रोक दीजिए, आप ही हैं जो प्लेइंग लेवल फील्ड सबके लिए समान कर सकते हैं। तो यह सारा कुछ नहीं दे रहा है इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन की भूमिका 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सत्ता के अनुकूल हो चली है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट जैसे ही संविधान की किताब को पलटता है वैसे ही इस भारत देश के निचली अदालत के हाईकोर्ट के फैसले एक ही झटके में पलट देते हैं। तो ये कौन सी परिस्थिति इस देश में, क्योंकि चुनाव के सुनवाई के समय एक सिंघवी ने कहा लेवल प्लेइंग को ध्यान में रखते हुए एक स्वतंत्र इसमें और निष्पक्ष लोकसभा चुनाव शामिल होता है जो लोकतंत्र का हिस्सा होता है। इससे हमारा मूलभूत ढांचा बनता है और इससे केजरीवाल की गिरफ्तारी से निश्चित ही हो गया है कि वह लोकतांत्रिक गतिविधियों में नहीं शामिल हो पाएंगे, यानी चुनाव की पूरी प्रक्रिया से उन्हें बाहर रखने की परिस्थिति है। और इसके आधार क्या होता है, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहला सम्मन अक्टूबर 2023 में भेजा गया और गिरफ्तारी 21 मार्च को। इससे दुर्भावना की बू आती है, इससे हमारा मूलभूत ढांचे को नुकसान पहुंच रहा है और राजनीति की नहीं बल्कि कानून की बात कर रहा हूं। और गिरफ्तारी की टाइमिंग जो है
ये साफ इशारा करता है कि दरअसल ये सब कुछ असंवैधानिक है। अब ध्यान देने वाली बात है कि ईडी की ओर से जो ईडी की तरफ से क्या कहना होता है, उनका कहना होता है कि आप मान लीजिए कोई भी चुनाव से पहले, कोई 2 दिन पहले अगर मर्डर कर देता है, क्या उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? गजब है। क्या उसकी गिरफ्तारी मूलभूत ढांचे को नुकसान पहुंचाएगी? आप मर्डर करेंगे और उसके बाद और मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे जो है मूलभूत ढांचे को नुकसान होगा। ये ईडी का कहना है। इसके बाद एसजी राजू ने कहा अपराधी और कानून आरोपी ये नहीं कह सकता है कि हम मर्द और हमें इसीलिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि ये चुनाव है। ये काफी हास्यास्पद है अपने में। ऐसे तो अपराधियों को खुलेआम घूमने का, टहलने का लाइसेंस मिलेगा, तो हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे। हमारे पास व्हाट्सएप चैट, हवाला और ट्विटर्स के बयान और इनकम टैक्स का डेटा होता है और कुल मिलाकर के 5 घंटे तक ये पूरी बहस हुई, तो इसके ऊपर सुरक्षित रखा गया। हाई कोर्ट ने कल फैसला इस देगी। किसी के मन में ये सारे सवाल उठ सकता है कि मुद्दा मनी ट्रेलिंग का, पूरा केस सीबीआई के हाथ में था, यानी प्राइमरी पूरा केस जो होता है शराब घोटाले के जो पूरा मामला होता है सीबीआई के अंदर होता है। सेकेंडरी तौर पे इसमें ईडी घुस जाती है और सीबीआई ने पूछताछ किया केजरीवाल से, लेकिन गिरफ्तारी नहीं किया सीबीआई। काफी घंटे पूछताछ की, गिरफ्तारी नहीं किया। गिरफ्तारी करता है ईडी, और ईडी मनी ट्रेल दिखा पाने की स्थिति में, मनी को दिखा पाने की स्थिति में जिन बातों का जिक्र कर रहे उसको फैक्चुअली दिखाने के दौर में अगर होती, तो अगला सवाल ये उठता कि अब तक जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो संजय सिंह को भी कल जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी, और मनीष सिसोदिया इतने लंबे समय से बंद है, तो इस सारे फैक्ट्स एंड फिगर क्यों नहीं सामने आ रहे थे? क्या सारे आरोपी या आरोप एक ही है कि जो अरविंद केजरीवाल? खुले तौर पर मनीष सिसोदिया को छोड़ दिया जाए तो सियासी तौर पर इस भारत देश के भीतर अगर हर कदम जो है उठाया जा रहा है राजनीतिक मुद्दे से ओतप्रोत है, और राजनीतिक तौर पर लोकतंत्र का मतलब देश में चुनाव है, और चुनाव को कराते समय इस भारत देश के पूरे गवर्नेंस के ऊपर निगाहें इलेक्शन कमीशन की होती है, और चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन अगर इस दौर में खामोशी बरत ली, चुप्पी साध ली, जो मन चाहे जैसे काम कर सकता है, तो फिर अगला सवाल देश में ये उठता है, क्या आपने कभी इससे पहले किसी भी चुनाव के भीतर ऐसा सुना है कि इलेक्शन कमीशन की खामोशी, इलेक्शन कमीशन की चुप्पी उस चुनाव में मुद्दा बन गया और चुनाव आयोग ही राजनीतिक तौर पर प्रभावित कर रहा है? इससे पहले देश में ऐसा कभी नहीं सुना होगा। जो लगातार इस देश में ऐसा मुद्दा उठ रहा है लगातार इस दौर में, और इसी दौर में सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे रहा है उसको लेकर के सरकार इतनी चिंतित इस दौर में कैसे हो गई कि प्रधानमंत्री तक को यह कहना पड़ गया कि अदालतों को लेकर के कांग्रेस के दौर में तानाशाही कैसे की जाती थी। और 4 दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था और ट्वीट के जरिए अंदेशा जताया कि दरअसल ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, और माना यही गया कि वह सुप्रीम कोर्ट को चिता तो नहीं रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक समय भारत देश के कानून मंत्री रिजिजू ने, जो रिटायर हो चुके थे जस्टिस, उनको चेता रहे थे कि आपको तो चुनाव लड़ना नहीं होता, चुनाव तो हम लड़ते हैं, तो आप हमारे नजरिए पे सवाल मत उठाइए। तो सियासी तौर पर ऐसी स्थिति इस भारत देश में ऐसे पहले ऐसी कभी भी नहीं हुई, और ये पहला मौका है कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन की चुप्पी, उनकी चुप्पी जो है इस एक पार्टी के तौर पे इस देश में तो खड़ा नहीं कर दिया है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सरकार की उस पूरी बिसात को पलटने की दिशा में क्या कदम आगे बढ़ा तो नहीं दिया, क्योंकि एक के बाद एक फैसले अगर इस दौर में उभर करके सामने आने लगे, जो सीधे तौर पर राजनीतिक फंडिंग, ईवीएम मशीन और जो ईडी द्वारा गिरफ्तार राजनेता हैं उनको लेकर के वो सारे फैसले एक के बाद एक लगातार अगर सुप्रीम कोर्ट देगी तो स्थितियां इससे एक ही झटके में पलट जाएंगे। तो शायद जो है कहते हैं ना कि सत्ता के पलटने के बाद जो है घबराहट किसी को हो